नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा और कल्पना के साथ मेरे तो यही विचार है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप सबके परिवार में सब मंगल होगा। छात्र संघ चुनाव के परिणाम हम सबके सामने आ गए हैं, तो कुछ नया जोश और जुनून वो भी होगा। कुछ किसी के पक्ष में आया होगा, परिणाम किसी के पक्ष में नहीं आया होगा। खैर, एक ही सिक्के के दो पहलू है, हार और जीत। जिनके भी पक्ष में जीत आई है उनको भी बधाइयाँ, और जिनके पक्ष में हार आई है उनको और मेहनत करने की मतलब कोशिश करें, और ताकि अगले वाले चुनाव में उन्हें भी जीत मिले। खैर, चुनावों की बात रही, अब हम आगे बात करते हैं आज अपनी पढ़ाई की। जैसा कि हम आप सबको पता होगा साथियों, हम अपने पिछले एपिसोड में कक्षा 10th का एनसीईआरटी का 10वां जो कक्षा 10वीं है उनका चौथा अध्याय के बारे में बात कर रहे थे, कृषि, जिनके बारे में हमने ये भी पढ़ लिया था अलग अलग प्रकार की, जैसे रोपण कृषि क्या है या गहन जीविका नर कृषि क्या है। इसके साथ ही हमने पढ़ा था अपने स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि या वालरा कृषि क्या है, ये सब हमने पढ़ लिए थे। इसके साथ ही शस्य प्रारूप क्या है अलग अलग में भारत में, जैसे रबी की फसल अलग है, खरीफ की अलग है, उसी प्रकार जायद की अलग है। अलग अलग हमने फसलों के बारे में, उनकी भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में पढ़ा, जैसे कि जूट है, कपास है, पटसन है, रबड़ है, चाय है, कॉफी है, मोटा अनाज है जिसमें मतलब बाजरा है, मतलब वो जो है, ऐसे बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। आज हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि हिंदुस्तान एक कृषि वाला देश है, कृषि प्रधान देश है। तो क्या उस जो प्राचीन काल में हिंदुस्तान में जो कृषि थी, क्या आज भी वही कृषि विद्यमान है? या अगर वो आज कृषि विद्यमान नहीं है तो कृषि क्या बढ़ी है या घटी है? क्या स्थिति है कृषि की? हिंदुस्तान की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि करती है, और उसमें हमने कौन कौन सी तकनीकें अपनाई है जिसके माध्यम से हमारी कृषि को बढ़ावा मिला है, या हमारी सरकार उन्हें क्या क्या अतिरिक्त फायदे दे रही है, या कोई कृषि के संदर्भ में या जमीन को लेकर कोई आंदोलन चला है, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए चलते हैं आज हम अपनी पाठ में। जैसा कि आज हम कृषि में एक तो तकनीकी सुधार के बारे में पढ़ेंगे। तकनीकी सुधार, इतना हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। हिंदुस्तान की लगभग 60% मतलब 60% जनसंख्या, कितने प्रतिशत? 60% जनसंख्या जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। और लगभग भू क्षेत्र का 60% क्षेत्र, अगर यहाँ 60% की जगह हम आंकड़े ले लें तो लगभग 83.3 लाख, 3 करोड़, 83.3 करोड़ जनसंख्या किनके ऊपर है? कृषि पर। 60% से अधिक अधिक भूभाग पर कृषि कृषि ठीक है। देखिए, प्राचीन काल से हमारे देश के साथ दूसरे देशों के साथ व्यापार हो रहा था। आज की बात नहीं है, आयात निर्यात की बातें आज नहीं कर सकते, वैश्वीकरण की बातें ये आज की बात नहीं है। ये बातें जिस समय अंग्रेज यहाँ थे उस समय भी हमारे हिंदुस्तान में वैश्वीकरण की बात थी। यहाँ से कपास है या नील की खेती है, नील है, वो विदेशों में जाती थी। इनके बारे में भी हम आज बात करेंगे। हमारे देश में क्या है, लगातार कृषि की जो उपजाऊपन है जमीन का, वो धीरे धीरे क्या है, घटता रहा है। क्यों घटता रहा है? इनके बीच में बहुत सारे ऐसे कारण आएंगे, उन कारणों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इनका सबसे पहला कारण यही है कि हमने एक हरित क्रांति अपनाई थी। आपको हम सब जानते हैं कि हरित क्रांति कृषि के संदर्भ में, और इसी के साथ ही हमने श्वेत क्रांति भी अपनाई। श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड 1970 में, आपको पता होगा, ऑपरेशन फ्लड। और इसके साथ ही जो अमूल दूध डेयरी है गुजरात के आणंद जिले में, वो भी कहीं न कहीं इससे ही संबंध रखती है, क्योंकि पशुओं का जो संबंध है वो कृषि से ही है। क्योंकि कृषि का जो मतलब
कच्चा पदार्थ है या जो चारा वगैरह है, वो जैसे मोटा अनाज है उनका शेष चारा बचता है, या गेहूं का चारा बचता है, या मूंगफली का चारा बचता है, वो कहीं न कहीं पशुओं के रूप में काम आता है। तो कृषि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पशुपालन में भी सहयोगी है। जितनी उन्नत तकनीकें हमें करनी चाहिए उतनी हमने प्रौद्योगिकी इसमें अपनाई नहीं है। अभी हमें इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए बहुत सारे ऐसे सुधार करने हैं, और कुछ हमने ऐसे सुधार किए लेकिन वो सुधार भी पूर्ण रूप से सही साबित नहीं हो पाए। जैसे कि हम बात करें हरित क्रांति, तो हरित क्रांति हिंदुस्तान के कुछ ही क्षेत्रों में बढ़कर फिर धीरे-धीरे क्या हो गई, समाप्त हो गई। जिसमें पहला क्षेत्र है पंजाब। पंजाब में हरित क्रांति का प्रभुत्व बहुत अच्छा रहा। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बाकी वाले क्षेत्रों में रहा नहीं। ठीक है। और ज्यों ही हमने हरित क्रांति से उत्तम किस्म के जीन युक्त बीजों को या जीन संशोधित बीजों का प्रयोग करना शुरू किया, ज्यादा से ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग किया, जैसे कि अभी पंजाब में आप सबको पता होगा, करंट से आप सब जुड़े हुए हो, तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का भी वहाँ दौरा था पंजाब का। मतलब चन्नी की सरकार के बाद पहला दौरा यही था कि जहाँ प्रधानमंत्री जी गए थे। और वर्तमान आपके सीएम एएपी मतलब आम आदमी पार्टी के जो सीएम है भगवंत मान जी, उन्होंने भी बड़ा एक अच्छा विश्लेषण किया था और एक बड़ी अच्छी बात कही थी। वो बात इन्हीं हरित क्रांति से लेकर ही कही थी कि हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेशों जैसे क्षेत्रों में आई, लेकिन हरित क्रांति के साथ ही एक नई समस्या पैदा हो गई, वो कैंसर जैसी बीमारी। क्योंकि हमने रसायनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया, उर्वरकों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया, कीटनाशकों का प्रयोग किया, और जिसके कारण धीरे धीरे एक तो जमीन की उर्वरक क्षमता कम हो गई, और दूसरा इससे नई नई क्या पैदा हो गई, बीमारियां। तो इन बीमारियों को दूर करने के लिए, इन उपजाऊ क्षमता को वापस बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए, या बहुत सारे किसान कृषि की ओर झुकाव तो दे रहे हैं लेकिन फिर भी कृषि की पैदावार नहीं बढ़ रही है, तो सरकार क्या-क्या काम कर रही है। तो खैर उनके बारे में भी अब हम बात करेंगे। अगर आपको प्रश्न पूछ लें कि सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से नए तरीकों का प्रयोग किया है, या सरकार ने क्या-क्या सहायता की है, तो देखिए, ये तो अपना हरित क्रांति के संदर्भ में 1960 और 1970, 1960 और 1970 का दशक कृषि विकास का दशक है, जिसमें आपने देखा होगा कि 1960 के दशक में लमसम 1967-68 तक अपना गेहूं विदेशों से निर्यात आयात होता था, और वही आयात हमने 1969 में इतने गेहूं हुए हमारे हिंदुस्तान में कि वापस उन्हीं गेहूं का हमने क्या किया, निर्यात किया। ये हरित क्रांति का ही सुफल है। अब दूसरी बात है कि भारत सरकार क्या कर रही है, तो भारत सरकार नंबर एक, पहला किसानों को, या हम अलग ही लिख देते हैं इनके बारे में, तो एक बार थोड़ा सा ये देख लीजिए, उनके बारे में हम अलग लिखेंगे। दूसरा, हरित क्रांति ने पहला क्या किया, एक तो उपजाऊपन, रसायनों का ज्यादा प्रयोग किया, ज्यादा रसायनों का प्रयोग किया, जिनके कारण बीमारियां पैदा हुई। ठीक है। और दूसरा, भूमि की उर्वरक क्षमता कम हुई, उर्वरक क्षमता कम कम। ठीक है। तीसरा, इसी के साथ ही हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है, इसकी बात हमने पहले भी कर ली है। हिंदुस्तान का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी लगभग कृषि पर टिकी रहती है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में या पिछले कुछ सालों से 2015 का रिकॉर्ड देखें, 2013-14 का रिकॉर्ड देखें, तो उस समय कृषि का अनुपात था जो जीडीपी में लगभग 5% के आसपास था, वही 2017-18 में घटकर 1 के आसपास आ गया है। तो ये एक हम सब के लिए चिंतनीय विषय है, हम सब के लिए सोचनीय विषय है। इससे आगे है कि भारत सरकार द्वारा कृषि को और उन्नत करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या प्रयोग किए जा रहे हैं, क्या-क्या योजनाएं चलाई जा रही है, तो उनके बारे में अब हम बात करते हैं।
तो इसमें तो क्या है आपको कि तकनीकी के में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश तो है, इसके साथ बहुसंख्या वाला देश भी है। तो अगर बहुसंख्यक देश है तो उनके लिए अनाज के लिए भी कुछ कृषि मतलब और आजीविका चलाने के लिए भी इनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। रोजगार भी तो यही कृषि देती है। तो इसके लिए 60% से अधिक भूभाग पर कृषि की जाती है, और इसी को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति और श्वेत क्रांति मतलब ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति दूध से संबंधित थी, लेकिन कहीं पशुपालन परोक्ष रूप से कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति पूर्ण रूप से कृषि पर संबंधित है। और दूसरा, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका विशेष महत्व रहा है। ज्यादा रसायनों का प्रयोग करने के कारण बीमारियां ज्यादा पैदा हुई है, कैंसर जैसी बीमारी है, ये भूमि की उर्वरक क्षमता में भी कमी हुई है। और ये सारी की सारी बातें 1960 और 1970 के दशक की हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान सरकार ने या भारत सरकार ने क्या क्या किया है। अब है भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा कृषि पर किए गए सुधार। ठीक है, इन सुधारों में सबसे पहली पंचवर्षीय योजना, याद होगा आपको पहली पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई? पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, 51 से 56 तक में कृषि को बढ़ावा देना मुख्य बिंदु था। बढ़ावा देना मुख्य बिंदु था। ठीक है, मुख्य बिंदु था, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि को बढ़ावा देना। नंबर 2, छोटे किसानों को कम ब्याज दरों में ऋण उपलब्ध करवाना। ठीक है, इसी के साथ ही कृषि अनुसंधान परिषदों का निर्माण करना। कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, विश्वविद्यालयों की स्थापना करना। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू करना। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू करना। अभी जो वर्तमान में चल रही है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मतलब वर्ष में 3 किस्तें आती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, और जिसके तहत 2-2 हजार की 3 किस्तें, और प्रत्येक साल प्रत्येक किसान को, मतलब पहले जमीन का था 8 एकड़ से कम जमीन, लेकिन अब तो थोड़ा बढ़ा भी दिया है। तो इस मामले में प्रत्येक लघु किसान को, छोटे किसानों को क्या मिलता है? एक साल में 6,000 रुपए पीएम किसान के फंड से मिलते हैं, प्रधानमंत्री के फंड से मिलते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। ठीक है, अब उसी प्रकार और प्रधानमंत्री की बहुत सारी योजनाएं हैं। इसमें किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, किसान
क्रेडिट कार्ड योजना, कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के साथ ही और भी प्रयास किए गए हैं। जमीन के 8वें के तौर पर चकबंदी ले सकते हैं, चकबंदी, और एक है हदबंदी। चकबंदी क्या है, हदबंदी क्या है, हम आगे पहले ये समझ लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना में मुख्य लक्ष्य रखा गया कि कृषि को क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। ये सरकार का पहला प्रयत्न था। और फिर दूसरी बात कही गई कि इसमें छोटे किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाएं ताकि वे किसान खेती की ओर आकर्षित होंगे। फिर कृषि अनुसंधान परिषदों का निर्माण किया गया। कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई जहाँ कृषि को एक विषय दिया, मतलब माना गया, और उस विषय के तहत व्यक्तियों को या बच्चों को, विद्यार्थियों को कृषि के बारे में जानकारियां दी गई, कृषि के बारे में अवगत करवाया गया। फिर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक किसान को, लगभग छोटा किसान है उनको एक साल में 3 किस्तों के माध्यम से 6,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया। और इसी के साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई। उसी प्रकार कृषि की हदबंदी की गई, कृषि की चकबंदी की गई जमीनों की। किस प्रकार नए नए कानूनों को लागू किया गया, उन सब के बारे में भी बात की गई। ये सरकार के प्रयत्न है। और भी सरकार के कुछ प्रयत्न है, जैसे कि हम ग्रामदान आंदोलन पढ़ेंगे, उससे पहले हम ये समझेंगे चकबंदी क्या है और हदबंदी क्या है। तो अगर कोई भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो भी ले सकता है। अब अगर आपको इसमें से पूछेंगे कि वर्तमान में या भारत सरकार द्वारा लागू कृषि पर किए गए सुधारों में कोई एक दो योजना लिखी, तो आप ये लिख सकते हो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, या व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है, या किसान क्रेडिट बीमा योजना है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों को बढ़ावा देने के लिए, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी योजनाएं चलाई गई है। अब साथियों, अगली बात है कि चकबंदी क्या है और हदबंदी क्या है। चकबंदी और हदबंदी। चकबंदी, चकबंदी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान एक बहुसंख्या वाला देश है। लगभग 131 करोड़ जनसंख्या वाला देश है। हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक समाज है। एक पिता के 3 या 4 संतान है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि मान लो एक पिता के पास 20 बीघे जमीन थी, उसकी 4 संतान थी, तो चारों की 5-5 बीघे हो गई। उन चारों की 2-2 हो गए, मतलब 2-2 पुत्र थे तो 8 हो गए मान लो। और उन 5-5 बीघों में से 2.5-2.5 बीघे हो गई। ऐसा करते हुए एक समय ऐसे आता है जिस समय व्यक्ति के पास जमीन बोने के लिए, फसल बोने के लिए बहुत कम, या कृषि योग्य बहुत कम रह जाती है। और लमसम अमूमन 1-1.5 बीघे में व्यक्ति अपना ठीक सा घर बना सकता है, पशुओं को रहने के लिए बाड़ा बना सकता है। तो उस समय भारत सरकार ने ये योजना चलाई थी, जिस योजना को चकबंदी कहते हैं। और इसके तहत छोटे छोटे क्षेत्रों को, छोटे 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 भू क्षेत्रों को, भू क्षेत्रों को मिलाकर एक बड़ा चक तैयार किया जाता था। एक बड़ा चक तैयार किया जाता। चक का मतलब होता है भू क्षेत्र, तैयार किया जाता था। ये तो है चकबंदी, जाता था। और दूसरा है एक हदबंदी। हदबंदी, हदबंदी का मतलब क्या होता है कि हदबंदी में अगर किसी भी किसान के पास, हदबंदी है अगर किसी किसी किसान के पास, किसान के पास सरकार की तय सीमा से अधिक जमीन है, तय सीमा से अधिक जमीन है, जमीन है, तो वह अपनी अधिक जमीन को, अधिक जमीन को जिन किसान के पास, जिन किसान के पास या जिन किसानों के पास
जमीन नहीं है उसे दे देंगे, उसे दे देंगे। और उस समय ये मामला चला भी था और दिए भी था। और इसी से हदबंदी से जुड़ी हुई एक मामला आता है ग्रामदान आंदोलन या भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन भी है, इसके साथ ही ग्रामदान आंदोलन भी है, और इसके साथ ही रक्तहीन क्रांति भी है। ठीक है, रक्तहीन क्रांति। विनोबा भावे को इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विनोबा भावे हमेशा याद किया जाता है इनके लिए। तो देखते हैं क्या है भूदान आंदोलन, क्या है ग्रामदान आंदोलन और क्या है रक्तहीन क्रांति। तो ये आपको समझ में आज आ गया होगा कि चकबंदी क्या होता है कि छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों को मिला करके एक बड़ा चक तैयार किया जाता था, जिससे कि एक ही क्षेत्र में अच्छी फसल कृषि की जा सकती हो। और हदबंदी क्या है, किसी किसान के पास औसतन मतलब जो तय सीमा है उससे ज्यादा किसी भी किसान के पास अगर ज्यादा जमीन है तो उस जमीन को क्या किया जाता, जितनी ज्यादा है तो उस जमीन को उन किसानों को दे दिया जाता था जिनके पास जमीनें नहीं है। दोनों महत्वपूर्ण है, हो सकता है एक आध नंबर का क्वेश्चन बोर्ड वाला पूछ ले। अब अगली बात है ग्रामदान या भूदान। यहां से भी एक नंबर का प्रश्न बनेगा, ग्रामदान या भूदान के आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो वो थे अपने विनोबा भावे। विनोबा भावे को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है बापूजी का। बापू मतलब महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का मतलब महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी 1948, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा। उनके बाद उनके विचारों को, ग्राम स्वराज को आगे बढ़ाने का अगर किसी ने काम किया है तो वो किसने किया? वो किया है अपने ग्राम दान या भूदान आंदोलन। ठीक है, गांधी जी की ग्राम स्वराज योजना, ग्राम स्वराज को गांधी की मृत्यु के बाद, गांधी की मृत्यु के बाद उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी विनोबा भावे, विनोबा भावे, विनोबा भावे ने आगे बढ़ाई। और इसी योजना को या इसी ग्राम स्वराज को आगे बढ़ाते हुए विनोबा भावे कहाँ चले गए? एक बार उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, एक बार नहीं बहुत बार पूरे भारत की यात्रा की। और फिर वे आखिरकार दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में थे। आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है पोचमपल्ली, और पोचमपल्ली में एक किसानों को वे क्या कर रहे थे? उद्बोधन दे रहे थे। उस समय उन्होंने हदबंदी की भी बात की थी और जमीन ग्राम मतलब भूदान देने की भी बात की थी। तो उस समय वहां के 80 किसानों ने वहां से उनको मांग की कि हमें क्या करो कि जमीन दो हमें। तो उस समय उन्होंने कहा मैं आपको विश्वास तो नहीं दिलाता, लेकिन मैं सरकार से ऐसा करने का प्रयास करूंगा कि सरकार हदबंदी के माध्यम से आपको क्या करें, ये जमीन आवंटित करवाएं। वहीं एक व्यक्ति बैठे थे श्री रामचंद्र रेड्डी, और उन्होंने तुरंत 80 एकड़ जमीन उन 80 किसानों को क्या कर दी? दे दी। फिर इस घटना से मतलब लोग बहुत आकर्षित हुए। इस घटना से लोगों को बहुत ही लगा कि हमें भी ग्राम के संदर्भ में या भूमि के संदर्भ में ऐसे आंदोलन चलाने चाहिए। फिर आगे यही आंदोलन आगे बढ़ता हुआ भूदान आंदोलन, फिर लोगों ने अपने गांव और गांवों को दान में कर दिया, तो फिर वो ग्रामदान हो गया। और ऐसे ही ये आंदोलन बिना रक्त मतलब जिसमें हिंसा का ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से ऐसा हुआ, दान किया गया। इसीलिए ग्रामदान और भूदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई। प्रश्न पूछा जा सकता है ग्रामदान और भूदान आंदोलन को किसकी संज्ञा दी गई? तो रक्तहीन क्रांति की संज्ञा। या ये भी पूछा जा सकता है कि भूदान या ग्रामदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? अपने विनोबा भावे। या ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई? तो दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश, और गांव है पोचमपल्ली। देखिए साथियों, लिखते हैं ये भी साथ साथ में, और मैं आशा और पूरा विश्वास के साथ ये कह रहा हूं कि आप भी साथ साथ में लिख रहे होंगे। भूदान
आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ग्राम से की गई 1951 की घटना है ये। और किसने की? विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने पूरे देश की यात्रा की थी। इसके साथ ही याद करना, वहीं तो इन किसानों ने इनसे मांग की कि भाई हमें क्या कर दो, जमीन दे दो। तो फिर सरकार ने उन्होंने कहा कि भाई हम सरकार से बात करेंगे और हदबंदी के तहत आपको क्या करेंगे, ये दिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसी समय वहां एक व्यक्ति थे, क्या नाम था? श्री रामचंद्र रेड्डी ने उसी समय लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, 80 एकड़ जमीन 80 किसानों को देकर भूदान आंदोलन की शुरुआत की। इसी से प्रेरित होकर लोगों ने गांव दान किए, जिन्हें ग्राम दान कहा जाता है, कहा गया। ठीक है। और इसी के साथ ही भूदान व ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा भी दी जाती है। सबसे पहले ग्राम स्वराज की अवधारणा किसकी है? महात्मा गांधी की। इनको आगे किसने बढ़ाया? तो विनोबा भावे ने। महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कौन? विनोबा भावे। इसके साथ ही साथियों, भूदान आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में, ठीक है, किनके द्वारा हुई? वो विनोबा भावे के द्वारा। श्री रामचंद्र रेड्डी ने 80 एकड़ जमीन उसी समय 80 किसानों को देकर भूदान आंदोलन की क्या की? शुरुआत। और इससे प्रेरित होकर लोगों ने पूरे गांवों का दान करना शुरू कर दिया, वो ग्रामदान कहलाया। तो इसी प्रकार ये भूदान और ग्रामदान आंदोलन को क्या, किसकी संज्ञा दी गई? रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई। अब अगली बात है कि भारत की कृषि और वैश्वीकरण। भारत की कृषि के संदर्भ में वैश्वीकरण के क्या क्या रूप आते हैं? उसी प्रकार भारत सरकार ने मतलब बहुत सारे क्षेत्र, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था ना, मतलब इसी से कुछ समय पहले ये ग्रामदान भूदान है। उसी प्रकार पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा भी दिया गया। इसकी चकबंदी के बारे में भी हमने पढ़ा है। या इसी के साथ ही उन्होंने ऐसी भी व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम भी चलाए हैं। तकनीकी सुधारों के लिए संस्थाओं का भी स्थापना की है। हमने मतलब बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में पढ़ा है। अब देखिए, कृषि का क्षेत्र हिंदुस्तान में कितना है, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि कृषि अर्थव्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण योगदान देती है। जीडीपी के बारे में हमने बात कर ली है कि जैसे 2013-14 में कृषि जो जिसकी जीडीपी मतलब दर थी कृषि की, वो 4.2 थी। वो धीरे धीरे 2015-16 घटते हुए 1.1 आ गई। उसी प्रकार कोरोना में और समस्याएं आई थी। तो ये सारी की सारी मतलब हिंदुस्तान की लगभग 52% जनसंख्या है, उसका रोजगार केवल और केवल कृषि है। 52% जनसंख्या का, जिसमें अगर हम काउंट करें तो उस काउंट के तौर पर लगभग कितने, 83.3 करोड़ के आसपास लोग कृषि पर क्या कर रहे हैं, टिके हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण पर कृषि का प्रभाव क्या है। तो वैश्वीकरण पर कृषि के प्रभाव की बात करते हैं तो उस समय ही पहली बात तो यही आती है कि
वैश्वीकरण अमूमन वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो यही चीज है। वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि पूरे विश्व को एक ही क्षेत्र के रूप में देखना। मोटा मोटा इसका अर्थ यही होता है कि जैसे कोई हिंदुस्तान की कंपनी है तो वो विश्व के किसी भी देश में जा सकती है, अपना क्षेत्र बढ़ा सकती है। उसी प्रकार विदेशों की भी कोई भी कंपनी आए तो वो भी आ सकती है हिंदुस्तान में। जैसे कि आपने बहुत सारा देखा होगा, जैसे चीन है या अमेरिका है, ये बड़े बड़े मतलब क्षेत्र है, विकसित देश है। तो ये देश क्या करते हैं कि विकासशील देशों में या गरीब देशों में अपना उपनिवेश स्थापित कर देते हैं, जैसा कि इंग्लैंड वालों ने पहले किया था। तो यही है, तो वैश्वीकरण का प्रभाव तो यहीं से शुरू होता है। वैश्वीकरण का प्रभाव, हिंदुस्तान में वैश्वीकरण का प्रभाव आजादी से पहले ही देखने को मिला। इंग्लैंड में भारत से आजादी से पहले गरम मसालों का क्या होता था? निर्यात। गरम मसालों का, गरम मसाला लिख दो, मसालों का निर्यात होता था। विश्व में गरम मसालों के लिए, काली मिर्च के लिए हिंदुस्तान की पहाड़ियां आज भी प्रसिद्ध है। दूसरा, जो इंग्लैंड के जो क्षेत्र थे, मैनचेस्टर, इंग्लैंड का मैनचेस्टर, इंग्लैंड का एक तो कौन सा क्षेत्र है? मैनचेस्टर, और दूसरा है लिवरपूल। मैनचेस्टर व लिवरपूल को विकसित करने का श्रेय, विकसित करने का श्रेय हिंदुस्तानी कपास को था, हिंदुस्तानी कपास को था। और हमने ये भी पहला भी पढ़ा है कि कपास की उत्पत्ति ही हिंदुस्तान में ही होती है, कपास यहीं पैदा होता है। हिंदुस्तान बाहर, कपास हिंदुस्तान की वस्तु है, बाहर की वस्तु नहीं है। और इसके साथ ही नील की खेती, कपास व नील की खेती सूती उद्योगों के लिए, सूती वस्त्र उद्योगों के लिए, यहाँ वस्त्र लिख देता हूं, वस्त्र उद्योगों के लिए कच्चा माल थी। अब कच्चा माल कैसे थी सूती वस्त्र उद्योगों के लिए? तो यहाँ सोचने समझने की बात है। कैसे? कि जैसे आप सब समझते हैं या आप सब जानते हैं कि कपड़े को रंगाई के लिए नील की खेती की जाती थी, नील का प्रयोग किया जाता था। हिंदुस्तान में उस समय अंग्रेज खूब नील उगाते थे। आपने 1917 वाला चंपारण किसान आंदोलन महात्मा गांधी का पढ़ा होगा। महात्मा गांधी जी ज्यों ही 1915 में हिंदुस्तान में आते हैं, आने के तुरंत कुछ समय बाद ही पूरे देश की यात्रा भी करते हैं, और यात्रा करने के बाद अपना पहला राजनीतिक आंदोलन चलाते हैं। वो चंपारण आंदोलन ही चलाते हैं राजकुमार शुक्ला के कहने पर। वहां जाते हैं, त्रिकठिया पद्धति की समाप्ति करते हैं वे लोग, कुछ हिस्सों तक सफल भी हो जाते हैं गांधी जी। तो ये है अपना वैश्वीकरण का प्रभाव। उसी प्रकार वैश्वीकरण आज भी प्रभाव दिखा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं वैश्वीकरण का प्रभाव हिंदुस्तान को बढ़ावा भी दे रहा है, तो हिंदुस्तान के लिए नुकसानदायक भी है, क्योंकि इसे विदेशों की बहुत सारी कंपनियां हैं या विदेशों से विकसित वस्तुओं के मतलब कृषि बहुत विकसित हो चुकी है। हिंदुस्तान में कृषि का क्षेत्र अभी तक इतना डेवलपमेंट, इतना विकसित हुआ नहीं है, जिसके कारण हिंदुस्तान का कृषि क्षेत्र उस लेवल तक नहीं पहुंचा है जिस लेवल तक बाकी देशों का पहुंच गया है, चीन का है, अमेरिका का है। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ ही वैश्वीकरण का यह है प्रभाव। वैश्वीकरण के प्रभाव के साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण से हमारे देश में क्या क्या चुनौतियां आई है। कुछ चुनौतियों के बारे में हम बात करेंगे, बाकी इतने विशेष क्षेत्रों के तरीके से हम बात नहीं करेंगे। कि चुनौतियां यही है कि हिंदुस्तान को अभी भी विकास की प्रक्रिया में और आगे दौड़ भाग करनी चाहिए, बैठे नहीं रहना है, क्योंकि अभी तक हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से विकसित हो नहीं पाया है।
जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि हिंदुस्तान की लगभग 83.3 करोड़ जनसंख्या 25 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर, मतलब इतना तो क्षेत्र है और 25 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र, और इसके साथ ही 83.3 करोड़ जनसंख्या वो उनके ऊपर निर्भर है। तो इसके लिए कृषि में उत्पादन क्षमता, जमीन की उर्वरक क्षमता क्या करनी होगी, हमें बढ़ानी होगी। उसकी उपजाऊपन को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। और उस उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए हमें कैसे बीजों का प्रयोग करना होगा, वो हमें करना होगा जीन संशोधित बीज प्रयोग, जीन संशोधित बीजों का प्रयोग। अगर आपको पूछ ले कोई, हालांकि नहीं पूछेंगे लेकिन फिर भी क्या है समझने के लिए, जीन संशोधित बीज क्या है, तो ये तकनीकी युक्त बीज है, तकनीकी युक्त बीज। ठीक है, इससे क्या होता है कि इससे ये बीज गुणवत्तापूर्ण बीज होते हैं, जिससे कि कृषि की उत्पादन क्षमता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, मतलब फसलों में। जैसे कि, और इसी के साथ ही एक और, जैसे कि हमारे देश में क्या होता है, आज भी खाद्यान्न बहुत ज्यादा बोए जाते हैं। तो कुछ कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि हिंदुस्तान में खाद्यान्न न बोकर क्या करें, महंगी से महंगी फसलें बोए, बागानी फसलें बोए, फल बोए, या ऐसी ऐसी फसलें बोए जिसका हम उनका क्या करें, निर्यात करें, और हम अनाज का क्या करें, आयात करें, जिससे कि अपने बहुत सारे ऐसे विदेशी देश हैं जैसे डेनमार्क वगैरह है, तो वहाँ की स्थिति भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने इजराइल वगैरह है। और अगला कहने का मतलब, कुछ ऐसे भी बीज है जैसे ये जीन संशोधित बीज के बारे में हो सकता है आपको उदाहरण पूछ ले कि जीन संशोधित बीज का कोई एक उदाहरण दो, तो बीटी कपास है और बीटी बैंगन है, बीटी कपास व बीटी बैंगन, ये जीन संशोधित क्या है, बीज। ठीक है, इसी प्रकार हमारा ये पाठ हो जाता पूरा। मतलब आखिरकार बात यही कहता है कि हमें इनके क्षेत्रों के लिए क्या करना चाहिए, और बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए इन क्षेत्रों को, कृषि पर विकास की आवश्यकता है हमें। और इसके साथ ही जो हम ज्यादा से ज्यादा यूरिया का प्रयोग करते हैं, डीएपी का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण भूमि की जो उपजाऊपन क्षमता है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। हमारे जल संसाधन है या भूजल है वो भी धीरे धीरे सोख रहा है। इसके साथ ही नई नई बीमारियां भी क्या हो रही है, फैल रही है ज्यादा। तो इन सब पर लगाम लगाने के लिए हमें कोई न कोई ऐसे तरीकों का प्रयोग करना होगा, हमें नए तरीके अपनाने होंगे, जिससे कि हम कृषि संसाधन पर महत्वपूर्ण विकास कर सकें, और कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाकर हिंदुस्तान की जीडीपी को भी मजबूत किया जा सकता है, और हिंदुस्तान की कृषि पर टिके हुए जितने भी किसान हैं, तो किसानों की स्थिति को भी बहुत मजबूत किया जा सकता है। इसके साथ ही हम ये भी पढ़ते हैं कि वो किसान हमेशा कहीं आत्महत्या करता है, कहीं क्या करता है, गरीबी के कारण परेशान होता है। तो इन चीजों से, इन आत्महत्याओं जैसी घटनाओं से हमें कहीं न कहीं कृषि के सुधार में अगर देखने को मिलेगा, तो ये समस्या हमारे सामने नहीं आएगी, या ऐसी न्यूज़ें या ऐसे समाचार हमारे सामने नहीं आएंगे जिसमें कि किसान भाई मतलब मरने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो खैर साथियों, मैं आशा और उम्मीद के साथ पूरा कह रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ा है वो आप सबको ठीक से समझ में आया होगा। बाकी हम अपने अपने अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें।